हेलो एवरीवन, सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने लोकसभा के बारे में पढ़ लिया था। लोकसभा के जितने भी कार्य होते हैं, लोकसभा के पदाधिकारी क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमने लोकसभा सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं होती हैं वो सब हमने कल के लेक्चर में ख़त्म कर लिया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया को, कि संसद में कितने प्रकार के विधेयक होते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे आज के लेक्चर में संसद के सत्र, कितने सत्र होते हैं संसद के वर्ष में, संसद की विशेषाधिकार जो होते हैं, ठीक है ना, संसद सदस्य के विशेषाधिकार और संसद जो सदन होता है उसके विशेषाधिकार, उन सब चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखो, शुरू कर रहे हैं हम संसद के सत्र से, ठीक है ना। संसद का सत्र होता क्या है? देखो, संसद का सत्र होता है संसद का अधिवेशन, उसको आप अधिवेशन नहीं बोल सकते, मतलब संसद की बैठक। जैसे आप स्कूल जाते हो, आपकी क्लास लगती है ना, ठीक है, आपकी 6 दिन क्लास लगती है, संडे को छुट्टी रहती है। इसी प्रकार से संसद का जो सत्र है वो समझ लो क्लास है लोकसभा सदस्यों की, तो उसकी बैठक होती है, ठीक है। और वर्ष में 3 सत्र होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, किस आर्टिकल के तहत संसद के सत्र दिए गए हैं, ये सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। मतलब जब लोकसभा की कार्यवाही चलती है, लोकसभा सदस्य इकट्ठे होते हैं, उसको बोलते हैं सत्र, ठीक है ना। उस अवधि को सत्र बोलते हैं। अरे वैसे में तो चलिए देखते हैं। देखो, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार सदन के 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो संसद के सत्र होते हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए? 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 85 में, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि संसद के सत्र की चर्चा किस अनुच्छेद में है। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद के सत्र की चर्चा किस अनुच्छेद में है या किस अनुच्छेद में संसद के सत्रों के बारे में बताया गया, ठीक है ना, संसद के सत्र के बारे में बताया गया है, तो आपको लगा के आना है अनुच्छेद 85, ठीक है। तो अनुच्छेद 85 में ये लिखा हुआ है कि सदन के 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आपका पहला सत्र था बजट सत्र, ठीक है, और फिर आपका आया मानसून सत्र, ठीक है। तो पहली बैठक और जो अगली बैठक होने वाली है उनके बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आ रही है समझ में? ये लिखा है आर्टिकल 85। फिर हम देखते हैं संसद के सत्र कितने होते हैं, मतलब संसद के अधिवेशन कितने होते हैं वर्ष में, मतलब संसद की कितनी बैठकें होती हैं, ठीक है। तो प्रतिवर्ष सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं, ठीक है। तो संसद के प्रतिवर्ष कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। अब उन सत्रों को मैंने लिख दिया। पहला है बजट सत्र। जो बजट सत्र जो होता है वो मई से मार्च तक चलता है, ठीक है। दूसरा होता है मानसून सत्र। मानसून सत्र जो होता है वो जुलाई से सितंबर तक चलता है। और आपका तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन में आपको एमपीपीएससी ऐसा क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि प्रतिवर्ष संसद के सत्र होते हैं, उसमें ऑप्शन में लिखा होगा 3, 4, 5, 2, 3 नंबर वाले पे टिक करके आना, तीन तीन सत्र होते हैं। समझ रहे आप बात को? तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आपको उनके नाम भी याद रखना है सत्रों के, जो 3 सत्र होते हैं उनके नाम क्या क्या है। बजट सत्र, पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। बजट सत्र के सामने लिखा है कि इसकी शुरुआत कब होती है और अंत कब होता है, तो मई से मार्च तक चलता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है, दिमाग में ये चीज़ें बिठा लो। मानसून सत्र जो चलता है संसद का वो चलता है जुलाई से सितंबर तक। शीतकालीन सत्र जो संसद का चलता है वो चलता है नवंबर से दिसंबर तक। आ रही है समझ में? फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो बजट सत्र होता है, ठीक है ना, बजट सत्र सबसे लंबा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्र होता है। बजट सत्र जो होता है वो सबसे लंबा होता है, सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है, क्योंकि इसमें बजट पेश किया जाता है, ठीक है। सरकार की जितनी भी योजनाएं आना है उसमें जितनी धनराशि खर्च होनी है, जितना भी अलॉटमेंट होता है वो कायम होता है बजट में होता है। तो बजट सत्र क्या होता है? सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। फिर शीतकालीन सत्र जो होता है वो सब सर्वाधिक छोटा सत्र होता है। जो शीतकालीन सत्र जो होता है, मतलब संसद, मतलब लोकसभा की शीतकालीन बैठक जो होती है संसद की जो शीतकालीन बैठक होती है वो सबसे छोटी होती है। सत्र को समझ लो ये बैठक है जहाँ लोकसभा सदस्य इकट्ठे होंगे, उसमें बिल लाए जाएंगे, विधेयक लाए जाएंगे, उन विधेयकों पर चर्चा होगी, ठीक है। तो नवंबर से दिसंबर मतलब सबसे छोटा है ये शीतकालीन सत्र, ठीक है। फिर देखो आगे, कुछ विशेष परिस्थितियों अथवा आम चुनाव वाले वर्ष में सत्रों की इस व्यवस्था में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है ना। जिस समय चुनाव हैं, जैसे अभी चुनाव होने हैं, ठीक है, वो चुनाव जाएंगे अप्रैल मई में चुनाव होंगे, ठीक है ना। लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं जनवरी फरवरी मार्च या अप्रैल से शुरू होने हैं, ठीक है, मई तक जाएंगे। अब जो आपका बजट सत्र जो होता है वो चालू होता है किससे? मई से मार्च के बीच में होता है बजट सत्र।
अब यदि चुनाव हुए मई महीने में, उसका रिजल्ट आया, फिर सरकार का गठन हुआ, फिर सबने शपथ ली, तो मई का महीना निकल गया ना, तो क्या होगा, तो इसमें चेंज भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मई से चालू होना था तो उसको जून से भी कर सकते हैं, जून से मार्च तक भी कर सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है सत्र में। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में अथवा आम चुनाव वाले वर्ष में सत्रों की इस व्यवस्था में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। राज्यसभा के मामले में बजट सत्र को 2 सत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। इन दोनों के बीच 3-4 सप्ताह का अवकाश होता है। इस प्रकार राज्यसभा के वर्ष में 4 सत्र होते हैं। ठीक है ना। तो राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा के मामले में बजट सत्र होता है, उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, और उन दोनों के बीच में 3 से 4 सप्ताह का अंतर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राज्यसभा होती है उसके लिए बजट सत्र क्या होता है, 2, मतलब उसके लिए जो सत्र होते हैं वो 4 हो जाते हैं। फिर देखो, संसदीय सत्र के समापन के 3 प्रमुख आयाम हैं। ठीक है, अब संसद सत्र मैंने पढ़ा दिया, आपको बता दिया कि संसद के कब कब सत्र होते हैं, कितने सत्र होते हैं, वो सब बता दिया। फिर क्या होता है, संसद के जो सत्र होते हैं उनका समापन होता है। ठीक है ना। कभी संसद सत्र का क्या होता है, विघटन होता है, कभी सत्रावसान होता है, कभी स्थगन होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि संसद का सत्र स्थगित हो गया, या सत्रावसान हो गया संसद का, या विघटन हो गया संसद का। तो ये सब चीज़ें होती क्या हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो विघटन क्या होता है। ठीक है, लोकसभा के जीवन काल का अंत। ठीक है ना, सदन को भंग करना नई लोकसभा का निर्वाचन के लिए। ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या, विघटन। समझ रहे आप बात को। जब लोकसभा के जीवन काल का अंत हो जाता है तो उसको बोलते हैं विघटन। जब कभी भी नई लोकसभा जब आती है, ठीक है ना, जब नई लोकसभा आती है, जैसे इस बार चुनाव होंगे, फिर नई लोकसभा का गठन होगा, तो संसद से क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। आ रही है समझ में। तो जो लोकसभा जो होती है, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। जब वो 5 वर्ष खत्म हो जाते हैं तो लोकसभा क्या होता है, विघटन होता है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि लोकसभा के जीवन काल का अंत होना कहलाता है विघटन। ठीक ना, मतलब सदन को भंग करना, मतलब फिर नई लोकसभा के सदस्य आएंगे, उसमें नई मंत्रिपरिषद बनेगी, नई सरकार बनेगी, तो तब क्या होता है, लोकसभा का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। ठीक है, केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है। और एक चीज़ और याद रखो कि राज्यसभा जो होती है वो स्थायी सदन होती है, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। समझ रहे आप बात हो। तो केवल लोकसभा क्या होता है, विघटन होता है। ये चीज़ भी है। फिर देखो लोकसभा का विघटन होता क्यों है, मतलब किस प्रकार से होता है। तो देखो लोकसभा का विघटन 2 प्रकार से होता है। पहला, 5 वर्षों के कार्यकाल की समाप्ति पर अथवा आपातकाल के दौरान विस्तारित अवधि की समाप्ति पर। ठीक है, एक बार लोकसभा के चुनाव हो गए, बहुमत प्राप्त दल ने सरकार बना ली, मंत्रिपरिषद बन गई, सारे लोकसभा सदस्य जो है उनको शपथ मिल गई, तो लोकसभा चालू हो गई। अगले 5 वर्ष जब आगे, मतलब जब उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो फिर चुनाव हुए, फिर से आम चुनाव हुए लोकसभा के लिए। फिर लोकसभा, फिर जब आम चुनाव हुए तो क्या हुआ, उसका विघटन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में नई लोकसभा गठित की गई। ठीक, तो वही चीज़ लिखी हुई है कि कार्यकाल की समाप्ति पर उसका क्या होता है, विघटन हो जाता है लोकसभा का। दूसरा, जब आपातकाल लगता है, तो आपातकाल के दौरान क्या होती है, एक व्यवस्था होती है कि जब आपातकाल लगता है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लग गया आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, तो क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा हुआ है देश में, तो फिर चुनाव नहीं हो सकते। फिर जो संसद जैसे चल रही है, ठीक है ना, जैसे मान लो 2022 में लोकसभा गठित हुई नई, ठीक है ना, और उसका कार्यकाल जो है वो है 2027, 5 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल है। समझ रहे आप बात। मान लो लोकसभा गठित होती है 2022 में, और 5 साल के लिए उसका कार्यकाल है। अब क्या होता है, जब इसके 2027 में उसका 1 महीना बचता है, 1 महीने के पहले क्या होता है, आपातकाल लग जाता है। जब आपातकाल लगता है तो इसका कार्यकाल जो 2027 में समाप्त हुआ था उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है उसका कार्यकाल। तो 2022 से जो 2027 में लोकसभा का अंत होना था वो क्या हो गया, उसका कार्यकाल कितना हो गया, 2028 हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपातकाल में इस प्रकार से विस्तारित हो सकता है 1 वर्ष के लिए। तो ये वही चीज़ लिखी है कि आपातकाल के दौरान विस्तारित अवधि की समाप्ति पर, मतलब आपातकाल लग गया तो 2027 में उसको ख़त्म हुआ था, और 1 वर्ष के लिए उसकी अवधि बढ़ गई, 2028 में जब वो समाप्त हो गया उसका कार्यकाल, तब भी उसको विघटन बोला जाता है। तो ये चीज़ लिखी हुई है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि विघटन कितने प्रकार से होता है लोकसभा का। ठीक है, फिर देखो अगला, अनुच्छेद 85 2 खा के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा विघटित किए जाना। अब राष्ट्रपति भी विघटित कर देते हैं लोकसभा को। कब लोकसभा को विघटित कर देते हैं, जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं,
या फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ विश्वास मत जो होता है, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो पारित हो जाता है। तो क्या होता है, प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं, मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है, बहुमत खो देती है यदि सरकार, तो भी लोकसभा क्या होता था, विघटन हो जाता है, मतलब लोकसभा का अंत हो जाता है, फिर नई लोकसभा गठित होगी, नया चुनाव होगा। आ रही बात में? तो ये हो गया विघटन। अब हम देखते हैं सत्रावसान को। ठीक है, सत्रावसान क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा सत्रावसान। सत्रावसान होता क्या है, तो देखो, सत्रावसान से तात्पर्य सत्र का समापन। ठीक है, जो मैंने आपको सत्र पढ़ाए थे, जब मैंने आपको सत्र पढ़ाए थे कि बजट सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, ठीक है ना। तो जैसे बजट सत्र होता है मई से मार्च के बीच में, ठीक है ना, और मार्च के बाद उसका क्या होता है, अंत होता है सत्र का। अब नया सत्र चालू होगा, तो जो सत्र का समापन होता है उसको बोलते हैं सत्रावसान। ठीक है, अनुच्छेद 85(2) के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 85(2) का के तहत राष्ट्रपति को किसी एक सदन अथवा दोनों सदनों में चल रहे सत्र का समापन, सत्रावसान करने का अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से सत्रावसान की घोषणा करता है। सदन अपनी निर्धारित अवधि के पूर्ण होने पर अथवा इससे पहले भी समाप्त किया जा सकता है। सत्रावसान के कारण सदन में लंबित विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो सत्रावसान का मतलब है सत्र का समापन। सत्र का समापन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है ना। अब जैसे बजट सत्र चल रहा है, ठीक है ना, बजट सत्र में कोई विधेयक आता है, ठीक है, जैसे महिला आरक्षण विधेयक है, बजट सत्र में आया, वो मान लो महिला आरक्षण नाम का कोई विधेयक है, वो बजट सत्र में आता है। ठीक है, और सत्र का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। फिर अगला सत्र आएगा मानसून सत्र। तो मानसून सत्र में जब मानसून सत्र चालू होगा तो जो महिला आरक्षण विधेयक था, जो जो बजट सत्र में था, वो समाप्त नहीं होगा। बजट सत्र क्योंकि ख़त्म हो गया था, तो वो चीज़ समाप्त नहीं होगी, वो अगले सत्र में जो कि त्यों आ जाएगी। आ रही बात में? तो जब सत्रावसान होता है तो विधेयक जो होते हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लंबित विधेयकों पर। ठीक है, जो काम चल रहा था, जहाँ पर रोक दिया था, वहाँ से शुरू कर सकते हैं आप उस काम को। ठीक है, तो सत्र का समापन कौन करता है, मतलब सत्र का समापन कराता है सत्रावसान। और सत्रावसान करता कौन है, राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं, वो करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आगे बात समझ में? फिर देखो स्थगन। ठीक है ना, तो स्थगन आपने सुना होगा कि संसद का स्थगन हो गया। ठीक है, तो स्थगन होता क्या है, स्थगन को पढ़ेंगे हम। तो देखो, कुछ महत्वपूर्ण कारणों, अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, शोर शराबे आदि के कारण सदन की बैठक को अस्थायी रूप से रोक देना स्थगन कहलाता है। ठीक है ना, सदन की बैठक को कुछ समय के लिए रोक देना क्या कहलाता है, उसका स्थगन कहलाता है। जैसे आज सदन की बैठक चल रही है और कोई व्यवधान उत्पन्न होता है उसमें, तो जो पीठाधीश होते हैं, मतलब जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, मतलब उपराष्ट्रपति। ठीक है ना, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उनको वो अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, सदन का स्थगन कर सकते हैं। ये स्थगन जो होता है वो कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, कुछ दिन के लिए भी हो सकता है, कुछ सप्ताह के लिए भी हो सकता है। आइए वैसे मैं आपको कुछ मिनटों के लिए भी हो सकता है, 30 मिनट के लिए कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से सदन का स्थगन होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्थगन कुछ मिनटों से लेकर कुछ दिनों तक के लिए भी किया जा सकता है। सदन को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति को प्राप्त होता है और वह पुनः सदन को कभी भी आहूत कर सकते हैं। स्थगन से सत्र की समाप्ति नहीं होती। ठीक है ना, स्थगन जो होता है उससे सत्र की समाप्ति नहीं होती। आ रही ना बात समझ में आपको? पहले मैंने आपको पढ़ाया विघटन। विघटन में मैंने बताया कि जब लोकसभा का अंत होता है तो उसका विघटन हो जाता है, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है जब। फिर मैंने पढ़ाया सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब होता है सत्र का समाप्त होना। जो सत्र चल रहे होते हैं, 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। जब इनका समापन होता है तो उसको बोलते हैं सत्रावसान। सत्रावसान करता है राष्ट्रपति। फिर एक चीज़ होती है स्थगन। स्थगन का मतलब होता है सत्र के दौरान बैठक को कुछ देर के लिए रोकना। ठीक है ना, सत्र जब चल रहा है तो बैठक जो लोकसभा की है उसको कुछ देर के लिए रोकना। वो कुछ मिनट के लिए भी रोक सकता है सभापति, और वो कुछ घंटों के लिए भी रोक सकता है, कुछ दिनों के लिए भी रोक सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो उसको बोलते हैं स्थगन। ठीक है, तो स्थगन भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है ना, एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। स्थायी में क्या होता है, आपको समय बता दिया जाता है कि इस डेट को फिर से चालू होगा सत्र। और जो आपका अस्थायी होता है, मतलब 2 प्रकार का होता है, एक होता है निश्चितकालीन स्थगन, एक होता है अनिश्चितकालीन स्थगन। ठीक है, निश्चितकालीन स्थगन जो होता है, निश्चितकालीन स्थगन में क्या होता है, आपको समय बता दिया जाता है। जैसे सोमवार को स्थगित कर दिया, अब वो कहेंगे कि आपको बुधवार को फिर से चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो आपको बता दिया जाएगा कि बुधवार को चालू होना। अनिश्चितकालीन जो स्थगन होता है उसमें ये नहीं बताया जाता है कि कब
होगा, कब बैठक होगी अब, ठीक है, कभी भी हो सकती है, बुधवार की जगह गुरुवार को हो जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से तो दो प्रकार से स्थगन होता है, निश्चितकालीन अनिश्चितकालीन। स्थगन का मतलब होता है कुछ देर के लिए बैठक को रोकना या कार्यवाही को रोकना, ठीक है। आर्य भाषा में स्थगन का जो अधिकार होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है लोकसभा में, और जो राज्यसभा में सभापति के पास होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं संसद की भाषा, ठीक है। तो संसद की भाषा क्या है, मतलब संसद में जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो किस भाषा में होती हैं। तो देखो, संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में कार्य हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा, ठीक है ना। संसद में जो कार्य होता है वो हिंदी तथा अंग्रेजी में होता है। तो संसद में कार्य करने की या कार्रवाई की भाषा क्या है, हिंदी तथा अंग्रेजी है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 120 के तहत, ठीक है। लेकिन जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष हो गए, सभापति हो गए, किसी व्यक्ति को या किसी संसद सदस्य को जो हिंदी और अंग्रेजी में भी अच्छी तरीके से अपनी बात को रख नहीं पा रहा है, ठीक है ना, तो उसको उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है, ठीक है ना। तो जो कार्रवाई होती है, ठीक है ना, उसकी भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी है अनुच्छेद 120 के तहत। यदि कोई संसद सदस्य ऐसा है जिसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों नहीं बनती अच्छे से, तो वो फिर उसको अनुमति दे सकता है पीठासीन अधिकारी, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, उसकी मातृभाषा में बोलने का। समझ रहे आप बात को। तो ये चीज़ है, ये संसद की भाषा हुई। अब हम देखते हैं संसदीय विशेषाधिकार कि संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं, ठीक है। तो संसद के सदस्य और संसद को कुछ विशेषाधिकार हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, संविधान के अनुच्छेद 105, ठीक ना, के अनुसार संसद तथा उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में चर्चा है, ठीक है ना। जो संविधान का अनुच्छेद 105 है उसमें क्या है, संसद तथा उसके सदस्यों के विशेष अधिकारों के बारे में चर्चा है। संसद तथा उसके सदस्यों को प्रदत्त प्रमुख विशेष अधिकार अधोलिखित हैं, ठीक है ना। तो अब उन विशेष अधिकारों को हम देख रहे हैं कि कौन कौन से विशेष अधिकार हैं। जो संसद के विशेष अधिकार जो हैं, संसद और संसद सदस्यों के विशेष अधिकार जो हैं वो आर्टिकल 105 में है, याद रखना ये, ठीक है। आर्टिकल मैंने जहाँ जहाँ उपयोगी हैं वहाँ वहाँ लिख दिए हैं। फिर देखो कि विशेष अधिकार हैं कौन कौन से। तो देखो, संसद सदस्यों को संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व या पश्चात किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया सकता। यह छूट आपराधिक मामलों में प्राप्त नहीं है, ठीक है। कोई भी सिविल मामला है, जैसे कोई धोखाधड़ी हो गई, चोरी चकारी हो गई, सिविल मामले जो हैं, ठीक है, सिविल मामले में किसी भी संसद सदस्य को जब संसद का अधिवेशन चल रहा है, मतलब संसद का सत्र चल रहा है, तो उसको 40 दिन पूर्व या 40 दिन पश्चात गिरफ्तार नहीं किया सकता। यदि कोई भी सिविल मामला है, ठीक है ना, किसी भी सिविल मामले में जब अधिवेशन चल रहा है तो संसद के सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया सकता, या अधिवेशन चलने के 40 दिन पूर्व भी गिरफ्तार नहीं किया सकता, और अधिवेशन खत्म होने के 40 दिन बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया सकता सिविल मामले। यदि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है, किसी को जान से मारने का मामला है, समझ रहे आप बात को, तो इस मामले में उसको गिरफ्तारी हो सकती है, ठीक है। लेकिन सिविल मामले में किसी संसद सदस्य को अधिवेशन के दौरान, मतलब सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ अधिवेशन के 40 दिन पूर्व भी गिरफ्तार नहीं किया सकता, अधिवेशन के 40 दिन बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया सकता, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो ये विशेष अधिकार है संसद सदस्य का। फिर देखो, यदि कोई सदस्य गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी पूर्व सूचना यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को देनी होगी, ठीक है ना। यदि मान लो फिर भी किसी सदस्य को गिरफ्तार कर रही है, ठीक है ना, एजेंसीज कर रही हैं गिरफ्तार, ठीक है, या पुलिस कर रही है गिरफ्तार, तो उसकी पूर्व सूचना जो है उसकी पहले से सूचना देनी पड़ती है लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को, ठीक है। फिर देखो, किसी संसद सदस्य को संसद के अधिवेशन के दौरान यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। किसी को भी, कोई भी संसद सदस्य है, ठीक है, उसको साक्षी के रूप में, मतलब गवाह के रूप में किसी न्यायालय में आप पेश नहीं कर सकते हो बिना अनुमति के, किसकी, लोकसभा अध्यक्ष के या राज्यसभा के सभापति की। समझ रहे आप बात को। आप उससे नहीं कह सकते, अधिवेशन चल रहा है, आप उससे बोलोगे चलो कोर्ट चलो और आपको गवाही देनी है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप बिना पूछे, किससे, लोकसभा अध्यक्ष से और राज्यसभा के सभापति से, ठीक है। आपको उसको साक्षी के रूप में पेश करना है कोर्ट में किसी भी संसद सदस्य को, तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी लोकसभा अध्यक्ष की और राज्यसभा के सभापति की। आ रही है उससे में। फिर देखो अगला,
संसद सदस्यों को संबंधित सदन या समितियों में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है और इसके लिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। किंतु अनुच्छेद 121 के अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं की जा सकती, सिवाय जबकि उनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव विचार विमर्श में। ठीक है, कोई भी संसद सदस्य है उसको किसी भी प्रकार की बात रखनी है, ठीक है ना, वो संसद में रख सकता है, खुलेआम रख सकता है, उसको पूर्ण स्वतंत्रता है रखने की। ठीक है, और जब वह बात कह रहा है तो उसके खिलाफ यदि उसने कुछ आपत्तिजनक बात भी कर दी तो उसके खिलाफ उसके खिलाफ कोर्ट केस नहीं हो सकता। यदि वो कुछ गलत करता है संसद में तो जो सदन होगा वो ही उसको दंडित करेगा, मतलब लोकसभा अध्यक्ष ही उसको दंडित कर सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। समझ आप बात को, जब वह संसद में बोल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी लोकसभा जो सदस्य होते हैं जब वो संसद में बोलते हैं तो वो खुलेआम बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब स्पष्ट रूप से बोलते हैं बिना डरे, क्योंकि उनको विशेष अधिकार है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। समझ आप बात को, अपनी बात रखने के ऊपर। यदि वो कुछ हंगामा करते हैं संसद में, सदन में कोई हंगामा कर रहे हैं तो सदन उनको दंडित करेगा, लेकिन आप बाहर कोर्ट में नहीं जा सकते। उनकी किसी बात को, संसद में कही हुई किसी बात को लेकर आप कोर्ट में उनके ऊपर केस नहीं कर सकते। आ रही बात समझ। साथ ही साथ जो उच्चतम न्यायालय हैं, न्यायालय जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, और साथ ही साथ जो उच्च न्यायालय जो है उनके जो न्यायाधीश हैं उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, मतलब किसी केस को उन्होंने सुना, उसका निर्णय दिया। ठीक है, तो उस पर कोई चर्चा संसद में नहीं हो सकती उनके व्यवहार पर। समझ रहे, जब यदि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है तभी उसके ऊपर चर्चा होगी। ठीक है, तब आप चर्चा कर सकते हो उनके व्यवहार के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, बाकी आप चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखो, तो ये हो गई संसद सदस्य की विशेष अधिकार, ये संसद के जो सदस्य होते हैं उनके विशेष अधिकार हो गए ये। ठीक है, फिर देखो सदन के भी कुछ विशेष अधिकार होते हैं, मतलब जो संसद होती है उसके विशेष अधिकार भी होते हैं कुछ। मतलब संसद सदस्य के तो विशेष अधिकार होते हैं, साथ ही साथ सदन सदन जो होता है, लोकसभा और राज्यसभा, इसको इसको संयुक्त रूप से बोलते हैं संसद, उसके भी कुछ विशेष अधिकार है। तो देखो, संसद को सदन की कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा दूसरों को प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है। ठीक है ना, जो संसद होती है उसको सदन में जो कार्यवाहियाँ चलती हैं उनको प्रकाशित करने तथा दूसरों को प्रकाशित करने से रोकने का क्या है, अधिकार है। आइए ऐसे में फिर देखो अगला, संसद को अपने तथा अपने सदस्यों के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को दंडित करने का अधिकार है। कोई भी संसद सदस्य जो है उसके विशेष अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है ना, तो जो उल्लंघन कर रहा है उसको दंडित कर सकती है कौन, संसद। ठीक है, आगे ऐसे में फिर देखो अगला, संबंधित सदन के अध्यक्ष की आज्ञा के बिना सदन के परिसर में किसी व्यक्ति, सदस्य या बाहरी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो संसद सदस्य हैं उनको तो आप गिरफ्तार कर ही नहीं सकते हो बिना अनुमति के, ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति की। साथ ही साथ कोई बाहरी व्यक्ति, अब बाहरी व्यक्ति कैसे, मान लो कि कुछ दर्शक हैं, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कल की दर्शक दीर्घा होती है, लोकसभा में होती है, राज्यसभा में होती है, जहाँ पे कुछ दर्शक आते हैं पास लेकर, ठीक है ना, सांसदों से, संसद सदस्यों से पास लेकर वो आते हैं, वहाँ पे बैठ के वो लोकसभा की कार्रवाई को देख सकते हैं। तो यदि उनमें से भी किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो बिना अनुमति के लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के उनको भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हर ऐसे में तो किसी बाहरी व्यक्ति को जो सदस्य भी नहीं है संसद का, और यदि वह संसद के परिसर में मौजूद है, मतलब वह संसद के आसपास मौजूद है, संसद के अंदर मौजूद है, तो उसको भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता बिना लोकसभा अध्यक्ष के अनुमति के। ठीक है, फिर देखो, किसी संसदीय समिति के प्रतिवेदन एवं कार्रवाइयों को, ठीक है, संबद्ध सदन के पटल पर रखे जाने के पूर्व प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है। ठीक है, कोई भी संसदीय समिति है, मान लो कि जेपीसी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उसने किसी भ्रष्टाचार की क्या की, जांच की, ठीक है, और उस जांच की जो रिपोर्ट थी उसको क्या करना था, सदन के पटल पर रखना था। ठीक है, अब सदन के पटल पर रखने से पहले वो किसी न्यूज़ चैनल में चलने लगी वो रिपोर्ट, संसद में वो रिपोर्ट पेश ही नहीं हुई। संसद की समिति जो थी संसद की थी समिति, उसने भ्रष्टाचार पर कोई रिपोर्ट तैयार की और वो रखनी थी उसको संसद में, लेकिन संसद में रखने के पहले ही वो न्यूज़ चैनल में चली गई। तो इसको रोकने का भी अधिकार है किसको, संसद को। ठीक है, तो पहले मतलब वो रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी, उसके बाद में बाहर जाएगी न्यूज़ चैनल में। आ रही है में। ठीक है, तो ये हो गया संसद के विशेष अधिकार। ठीक है, फिर देखो अनुच्छेद, नोट में देखो, नोट लिखा हुआ नीचे कि अनुच्छेद 194 के तहत उक्त शक्तियाँ एवं विशेष अधिकार राज्य
मंडल के सदनों के सदस्यों को भी प्राप्त है, ठीक है ना। जो राज्य विधानमंडल होते हैं, ठीक है ना, राज्य विधानमंडल जो होता है उसके सदन होते हैं। राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। हमारे मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा है, ठीक है ना। तो विधानमंडल के दो सदन होते हैं। राज्य में जो विधानमंडल होता है, राज्य की जो विधायिका होती है उसके दो भाग होते हैं, एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद को भी जो अभी अधिकार हमने पढ़े हैं वो सारे अधिकार वैसे ही उनको प्राप्त है आर्टिकल 194 के तहत, ठीक है। फिर देखो विशेष अधिकार का उल्लंघन। संसद सदस्य द्वारा सदन में अथवा उसकी किसी समिति में कही गई बात के लिए उसकी आलोचना करना या उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करना विशेष अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना, संसद सदस्य को क्या है, विशेष अधिकार है खुलेआम बोलने का, मतलब उसको पूर्ण स्वतंत्रता है कुछ भी बोलने की संसद में, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती संसद के बाहर। संसद के अंदर कार्रवाई हो सकती है यदि वो कुछ आपत्तिजनक बोल देता है, ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन बाहर कोर्ट में नहीं जा सकते आप। यदि ऐसा कोई कर रहा है तो वो क्या होगा, उसका उल्लंघन होगा, ठीक है ना, उसके विशेष अधिकार का उल्लंघन होगा। आगे वैसे में फिर देखो, सदस्य द्वारा संसद में या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात के लिए उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना विशेष अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है ना। जब कभी भी संसद की कोई समिति है, ठीक है ना, उसमें बात चल रहा, मतलब उसमें बहस चल रही है या सदन में कोई बहस चल रही है संसद में, और उस बात को लेकर किसी संसद सदस्य की आप बात को लेकर आप बाहर सोचो कि हम कोर्ट में केस कर दें, संसद में उसने कुछ आपत्तिजनक बोल दिया और कोर्ट में केस कर दें आप बाहर जाके सुप्रीम कोर्ट में, तो आप नहीं कर सकते, ये उसके विशेष अधिकारों का उल्लंघन है। यदि कुछ भी गलत लगता है, ठीक है ना, संसद के सदस्यों को लगता है किसी दूसरे सदस्य ने कुछ गलत बोल दिया है, तो संसद आपस में निर्णय कर लेगी उसका, मतलब वो खुद ही दंडित कर देंगे उसको, लेकिन बाहर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती किसी भी कोर्ट में। आ रही है में, तो ये चीज़, इस प्रकार की स्वतंत्रता है वहाँ बोलने की संसद में। इसलिए जब भाषण देते हैं संसद सदस्य तो आपने सुने होंगे कई बार कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी बोल जाते वो, क्योंकि उनको स्वतंत्रता है तो बोल सकते वहाँ पर। आ रही है में। फिर हम देख लेते हैं संसद के कार्य एवं शक्तियाँ, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको लोकसभा पढ़ाई थी तो लोकसभा के कार्य बताए थे, जो मैंने राज्यसभा पढ़ाई थी राज्यसभा के कार्य बताए थे। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त रूप से जो कार्य हैं वही संसद के कार्य हैं। फिर भी हम इनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, फिर से देख लो एक बार कि संसद के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। अब हम ज्वाइंट संसद की बात कर रहे हैं। संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है ना, MPPSC प्रीलिम 2023 में। तो संसद के कार्य एवं शक्तियाँ जो हैं उनको हम देख लेते हैं क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो देखो, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना, ठीक है ना। संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, ठीक है। जब मैंने लोकसभा पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जब राज्यसभा मैंने पढ़ाई थी तो तब मैंने वहाँ पढ़ाया था कि राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्य मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ वही संसद के कार्य हैं, ठीक है ना, समझ रहे आप बात को। फिर देखो, विधि एवं कानून बनाना भी संसद का कार्य है। वित्त पर नियंत्रण रखना, जैसे बजट आदि पर नियंत्रण रखना भी संसद का कार्य है। मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण स्थापित करना भी संसद का कार्य है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण किस प्रकार से रखती है संसद, उनसे क्वेश्चन पूछ के, उनसे स्पष्टीकरण मांग के किसी बात पर, ठीक है, उनसे वाद विवाद करके, जो मंत्री होते हैं सरकार के उनसे वाद विवाद करके क्या होता है, उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। फिर देखो, राज्यों के नाम, सीमा एवं निर्माण संबंधी कार्य, ठीक है ना, राज्यों के जो नाम, सीमा और निर्माण संबंधी कार्य हैं वो भी संसद करती है, ठीक है। संविधान संशोधन भी संसद करती है, ठीक है ना, संसद के दोनों सदन संविधान संशोधन में भाग लेते हैं। फिर देखो, संसद के दोनों सदन महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत करते हैं, ये भी है। महाभियोग की ये प्रक्रिया लाई जाती है राष्ट्रपति के खिलाफ तो उसको पद मुक्त किया जाता है उस प्रक्रिया के द्वारा, समझ रहे बात को, तो वो भी संसद का एक कार्य है, ठीक है। वे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों को भी जो पदच्युत करने की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेते हैं, ठीक है ना। ये लिखा है कि विशिष्ट संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा पदच्युत कर सकते हैं। वे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को भी विशिष्ट संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा पदच्युत कर सकते हैं, मतलब पदमुक्त कर सकते हैं, ठीक है। आपातकाल की घोषणा के अवधि विस्तार हेतु संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। जब आपातकाल की घोषणा होती है, ठीक है ना, तो 1 वर्ष तक के लिए आपातकाल लगाया जाता है। उसके बाद में जो उसकी अवधि को बढ़ाना है तो संसद में क्या करना पड़ता है, प्रस्ताव लाना पड़ता है। मान लो 2027 में लगा आपातकाल,
तो वो क्या हो सकता है 2028 तक लग सकता है, 1 वर्ष तक मतलब उसकी अवधि होती है। फिर उसके बाद में उसकी अवधि को बढ़ाना है, मतलब 2029 तक करना है, 2028 से 2029 करना है फिर से, तो उसके लिए फिर से प्रस्ताव लाना पड़ेगा 1 वर्ष के लिए। समझ रहे, एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए आप बढ़ा सकते हो आपातकाल को। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी, ये सब क्या थे, कार्य थे उसके। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संसद की विधायी प्रक्रिया क्या होती है। संसद की विधायी प्रक्रिया को हमें पढ़ना है कि संसद में कार्य कैसे होते हैं, कार्रवाई कैसे होती है, कैसे विधेयक लाते हैं, विधेयक होता है क्या, उन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो देश के लिए कानून का निर्माण करना संसद का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कानून के निर्माण में संसद के तीनों अंग लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति भाग लेते हैं। ठीक है, तो कानून का निर्माण करना, कानून बनाना, नियम कायदे बनाना, ये क्या है, संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उसमें जो संसद के तीनों अंग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये भाग लेते हैं। ठीक है ना। फिर देखो, जब किसी कानून का प्रारूप संसद में पेश किया जाता है तो उसे विधेयक कहा जाता है। ठीक है ना। आइए अब इतनी देर से आप पढ़ रहे विधेयक विधेयक विधेयक, विधेयक को बोलते हैं इंग्लिश में बिल। ये विधेयक क्या होता है, ठीक है, जब कोई कानून हमें बनाना होता है तो उसका क्या करते हैं, हम एक प्रारूप तैयार करते हैं, मतलब उस कानून की रूपरेखा तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, उसका कच्चा चिट्ठा जो होता है, समझ रहे आप, मतलब जो कच्चा उसका प्रारूप होता है, अभी वो कानून बना नहीं है, ठीक है, उसकी सबको कॉपी दी गई, तो वो कहलाता है विधेयक। समझ रहे आप, उसका प्रस्ताव लाना, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, उसको बोलते हैं विधेयक। ठीक है, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं बिल। फिर देखो आगे, विधेयक को कोई विधिक बल प्राप्त नहीं होता, विधेयक जो होता है उसको कोई विधिक बल प्राप्त नहीं होता, लेकिन जब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है, तब उसे अधिनियम, एक्ट या विधि, लॉ कहा जाता है, और ऐसे अधिनियमों को विधिक बल प्राप्त होता है। जब विधेयक लाया जाता है तो उसके पास में कोई विधिक क्या होती है, बल उसको नहीं होता है विधेयक को। विधेयक मतलब होता है कच्चा मसौदा, मतलब अभी वो पारित नहीं हुआ है, केवल उसके प्रावधान बताए गए हैं, उसकी रूपरेखा बनाई गई है, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, ये सब चीज़ें तैयार हुई हैं, फिर वो संसद के सदन में लाया गया, फिर उस पर बहस होगी, फिर वो पारित होगा दोनों सदनों से, पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तब वो अधिनियम बन जाएगा, या फिर वह कानून बन जाएगा। आगे वैसे में, ठीक है। अतः विधि निर्माण के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद के समक्ष लाया जाता है। कोई भी विधि निर्माण के लिए, कोई भी कानून निर्माण के लिए जो प्रस्ताव होता है वो सबसे पहले क्या होता है, संसद में लाया जाता है। आ रही है वैसे में आपको, समझ रहे हैं ना क्या पढ़ रहे हैं हम, विधायी प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर देखो प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं। ठीक है ना, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तीसरा वाचन। ठीक है, कोई भी विधेयक जब संसद में लाया जाता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है, तो उसकी हर सदन में, ठीक है, जैसे मैंने मान लो कोई विधेयक लाया हूँ मैं, ठीक है ना, कोई विधेयक मैं लाया हूँ यूनिवर्सिटी से संबंधित, ठीक है, अब कोई विधेयक मैं यूनिवर्सिटी से संबंधित लाया हूँ तो मैं लोकसभा में लाया हूँ, तो लोकसभा में पहले वह पारित होगा, फिर वह राज्यसभा में जाएगा। ठीक है ना, जब वह लोकसभा में पारित होगा तो उसके 3 वाचन होते हैं, मतलब 3 बार उसकी प्रक्रिया होती है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन व तृतीय वाचन। ठीक है ना, वो तीनों वाचन मैं लिखे हुआ हूँ, मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है ना, तो कोई भी विधेयक जो लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है उसके तीन वाचन होते हैं। ठीक है, 3 वाचन के बाद उस पर वोटिंग होती है और वो पारित होता है। जब लोकसभा से पारित हो गया तो फिर जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में भी उसके 3 वाचन होंगे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ठीक है, और उसके बाद में उस पर वोटिंग होगी और वो फिर यदि वोटिंग में पारित हो जाता है, बहुमत मिलता है उस विधेयक को, तो वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति उस पर यदि हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है या कानून बन जाता है। आ रही बात समझ में आपको? तो प्रत्येक विधेयक के क्या होते हैं, 3 वाचन होते हैं। आ रही समझ में बात? तो उनको हम पढ़ते हैं कि उन वाचनों में होता क्या है। ठीक है, तो देखो प्रथम वाचन से तात्पर्य है विधेयक को पेश करने की अनुमति का प्रस्ताव, जिसके पारित होने पर विधेयक पेश किया जाता है। ठीक है ना, जब विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब बताया जाता है विधेयक के बारे में, सामान्य चर्चा की जाती है उसके बारे में, कोई मंत्री जो विधेयक ला रहा है वो बताता है विधेयक के बारे में, विधेयक में है क्या, उसको बोलते हैं प्रथम वाचन। ठीक है, फिर होता है दूसरा वाचन। दूसरे वाचन में विधेयक के सिद्धांतों और उसके उपबंधों पर सामान्य रूप से चर्चा की जाती है। ठीक है ना, जब बहस वगैरह होती है, जब विधेयक को पढ़ा जाता है तो उसको बोलते हैं दूसरा वाचन। ठीक है, फिर जो तीसरा वाचन जो होता है, तीसरे वाचन में इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है कि विधेयक को पास किया जाए अथवा नहीं, मतलब तीसरा वाचन जो होता है उसमें विधेयक को पास किया जाता है, मतलब उसके पक्ष में वोटिंग होती है, यदि वोटिंग ज़्यादा होती है पक्ष में तो विधेयक पारित हो जाता है, मतलब बहुमत विधेयक को प्राप्त होता है तो वह पारित हो जाता है।
तो ये काम होता है तीसरे वाचन में। आगे बात समझ में। विधेयक तो समझ में आ गया ना। विधेयक मतलब कच्चा मसौदा, कोई भी नियम, कोई भी विधि का, ठीक ना, कोई भी कानून जो सरकार बना रही है उसका कच्चा मसौदा विधेयक है। विधेयक आता है पहले संसद के सदन में, फिर वह दोनों सदनों से पारित होता है। जब वह दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो उसको क्या होता है, उसको कानून बना दिया जाता है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है या नियम बन जाता है। आइए उससे मैं आपको, तो वही विधेयक जब जाता है संसद के सदन में, ठीक है ना, तो उसके 3 वाचन होते हैं। उन्हीं 3 वाचनों को हम पढ़ रहे हैं। देखो और आगे देखो, ठीक है। विधेयक को उनकी प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों यथा सरकारी विधेयक तथा गैर सरकारी विधेयक में विभक्त किया जाता है, ठीक है ना। विधेयक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, हम देखते हैं सरकारी विधेयक कैसे कहते हैं और गैर सरकारी विधेयक कैसे कहते हैं। जब विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है तो उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। जब भी कोई भी विधेयक, ठीक है ना, जब भी कोई भी कच्चा मसौदा या विधेयक किसी मंत्री द्वारा, सरकार के किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है तो उसको बोलते हैं सरकारी विधेयक, ठीक है। फिर देखो आगे, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अलावा किसी भी अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत विधेयक निजी सदस्य विधेयक अथवा गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। ऐसा सदस्य स्वयं सत्तारूढ़ दल का भी हो सकता है, ठीक है ना। यदि मंत्री पेश कर रहा है तो कोई वो कहलाएगा सरकारी विधेयक। यदि मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य लोकसभा का, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वह सत्तारूढ़ दल का हो जिसकी सरकार है, यदि वह कोई विधेयक लाता है तो उसको बोलते हैं निजी विधेयक या निजी सदस्य विधेयक या गैर सरकारी विधेयक उसको बोलते हैं। आगे ऐसे में फिर देखो आगे, अब देखो, आमतौर पर गैर सरकारी या निजी विधेयक विपक्षी दलों द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना करने के उद्देश्य से पेश किए जाते हैं, ठीक है ना। जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं या जिनको निजी विधेयक बोला जाता है, वो क्या होता है, विपक्षी दलों द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना करने के उद्देश्य से पेश किए जाते हैं, ठीक है। और जो गैर सरकारी विधेयक होता है वह जिस पार्टी की सरकार है, यदि उसका भी कोई सदस्य वो ला रहा है, मतलब वो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है लेकिन वो ला रहा है, तो भी वो गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। लेकिन वो लाते नहीं है जनरली, ठीक है ना। वो अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों लाएंगे, जो विपक्ष के जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना, विपक्ष के जो सामान्य सदस्य होते हैं, वो जो कोई विधेयक लाते हैं तो उसको गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो जनरली वो इसलिए लाते हैं सरकार की आलोचना करने के लिए, ठीक है। फिर देखो आगे, लोकसभा में प्रायः प्रत्येक शुक्रवार को निजी विधेयकों के लिए कुछ समय देने की परंपरा है, ठीक है ना। तो लोकसभा की एक परंपरा है कि शुक्रवार को कुछ समय दिया जाएगा जो निजी विधेयक है। जो गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पेश विधेयक हैं उनको बोलते हैं निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक। तो जब वो पेश होते तो उनको शुक्रवार को समय दिया जाता है लोकसभा में, ठीक है। अब देखो, अब हम देख लेते हैं विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, फिर एक एक विधेयक को हम पढ़ेंगे, एक एक विधेयक से संबंधित हम कार्रवाइयों को देखेंगे, ठीक है ना। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये सब विधेयकों के प्रकार हैं, ठीक है। तो देखो, संसद द्वारा 4 वर्गों में विधेयकों को वर्गीकृत किया गया। मतलब विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण विधेयक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। दूसरा होता है धन विधेयक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मनी बिल। तीसरा होता है वित्त विधेयक जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल बिल। चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। आगे ऐसे में तो ये 4 प्रकार के बिल होते हैं। इन 4 प्रकार के बिलों को हमें पढ़ना है एक एक करके, ठीक है ना। तो पहला हम चालू करेंगे साधारण विधेयक, ठीक है ना। साधारण विधेयक को हम पढ़ेंगे, साधारण विधेयक होता क्या है, ठीक है। तो लेकिन ये हम पढ़ेंगे कल, आज के लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं, ठीक है ना। कल मैं आपको साधारण विधेयक से संबंधित जो प्रावधान है, जो प्रक्रिया, वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद में हम धन विधेयक को पढ़ेंगे, उसके बाद में वित्त विधेयक को पढ़ेंगे, फिर संविधान संशोधन विधेयक को पढ़ेंगे, फिर हमें संसद की समितियाँ भी पढ़ना है, बहुत सी चीज़ें हमें पढ़ना है। आइए ऐसे में आपको, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।